हेलो व्यूवर्स, तो आ चुके हैं आज हम लोग अपने पॉलिटी के एक और नए लेक्चर में जिसका नाम है इमरजेंसी यानी आपातकाल। कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी दोनों में ही ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक तरह का समझिए वो एक पोर्शन है जो हमें समझाना चाह रहा है कि जब देश हित की बात आएगी सिर्फ, तो देश हित की बात होगी तो वहाँ पे फिर सारे हित पीछे हो जाएंगे। कहने का मतलब ये, जब बात होगी देश की सॉवरेनिटी संप्रभुता, उसकी यूनिटी एकता, उसकी अखंडता यानी इंटीग्रिटी के ऊपर अगर कभी भी कोई खतरा आएगा तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की जितने भी बातें हो रही होंगी, राज्य के जितने भी इंटरेस्ट देखे जा रहे होंगे, वो सब हम पीछे करके हम सिर्फ एक इंटरेस्ट की ओर ध्यान देंगे, वो होगा हमारा देश का इंटरेस्ट। मतलब वहाँ पे सिर्फ हम इंडिया देखेंगे कि इंडिया को बचाना है, इंडिया को संभालना है। हम वहाँ पे फिर से वो सारे राज्यों के हित को पीछे कर देंगे। हम पहले बचाएंगे इंडिया को। हम यूपी, बिहार और एमपी, राजस्थान, ये सब की हम फिर चर्चा नहीं करेंगे। हमें फिर संभालना क्या है? देश। क्यों? क्योंकि ये ऐसी व्यवस्था है जो कहीं ना कहीं इस बात का एग्जाम्पल है जो बताती है कि भाई हमारा देश एक तरह से यूनिटरी फीचर भी अपने अंदर लेके रखता है। और यूनिटरी फीचर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये खुद है। कैसे? देखिए, हमारे जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को नज़र मारते हैं तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं फेडरल फीचर भी दिखेंगे यानी संघीय व्यवस्था भी दिखेगी, और आपको एकात्मक व्यवस्था भी दिखेगी यानी यूनिटरी फीचर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यूनिटरी फीचर में होगा क्या? इस इमरजेंसी में जब भी कोई आपातकाल की स्थिति बनेगी, आपातकाल मतलब वही आपातकाल मतलब 352 से लेकर 360 वाला पोर्शन, कि इतने ही पोर्शन में जो तुम्हारा इमरजेंसी है ये मेंशन है, यहाँ वाली अगर कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो होगा क्या? इमरजेंसी हम लगा देंगे। इनके अलावा कहीं भी कोई इमरजेंसी आ रही है उससे हमें नहीं मतलब। अभी आपातकाल सिर्फ इन ग्राउंड्स पर लगेगा जो यहाँ पे आके बात करना चाह रहा है, 352 से लेकर 360 वाला आर्टिकल। तो मेन रोल क्या? कि देश की इंटीग्रिटी, देश की यूनिटी और सॉवरेनिटी पे कोई खतरा आएगा तो पहले देश हित बस देखा जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बने रहिएगा पूरे लेक्चर में और देखते जरा आगे बढ़ते हैं इनकी चीज़ों को और समझते हैं कि ये पूरा पोर्शन अपने आप में है क्या। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें इमरजेंसीज की तो टोटल आप इसको तीन पार्ट में बांट लीजिए कि ये तीन टाइप की हैं। पहली है आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी। दूसरी है 356 आर्टिकल में राष्ट्रपति शासन, जिसे हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, और इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, कई लोग इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 360 आर्टिकल यानी वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तीन तो इसके टाइप हो गए अलग अलग। इन टाइप में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पहला वाला सिर्फ आर्टिकल 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल, इसी के ऊपर आज हम लोग पूरी चर्चा करें क्योंकि ये अपने आप में सबसे लेंदी है और सबसे इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से बनते हैं। बाकी के जो दो पोर्शन है जो आर्टिकल 356 और 360 है, ये बहुत ही कम टाइम में कवर होने वाले टॉपिक हैं। इनको मैं एक लेक्चर में ही उठा के इनको कंप्लीट कर दूँ, कुछ मिनट्स का खेल है बस। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आर्टिकल नंबर 352 से आज शुरुआत करते हैं और समझते हैं राष्ट्रीय आपातकाल क्या है। तो बात करें अगर हम नेशनल इमरजेंसी की तो भाई यहाँ पे ऐसे कुछ ग्राउंड्स होते हैं। इन ग्राउंड्स के आधार पर ही आप लगा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। इसके अलावा आप किसी अदर ग्राउंड पे इमरजेंसी नहीं लगा सकते। टोटल तीन ग्राउंड्स हैं, इन्हीं तीन ग्राउंड्स पे इमरजेंसी आप लगा सकते हैं नेशनल। इनके अलावा चौथा कोई ग्राउंड नहीं बनेगा जिसपे आप नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कर पाए। तो मोटे मोटे तौर पे तीन ग्राउंड हम लोग पहले देख लेते हैं कि पहला पॉइंट है युद्ध। एक युद्ध के आधार पे अगर इंडिया के अगेंस्ट किसी ने वॉर जो है डिक्लेयर कर दी है तो आप क्या कर सकते हैं? नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कोई बाह्य आक्रमण हो रहा है, देश के बाहर से कोई आक्रमण हो रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? वहां भी नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। अगर कोई आर्म्ड रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह, ये क्या है? सशस्त्र विद्रोह बात कर रहा है देश के अंदर का ही कोई तबका उठा है, कुछ लोग हैं या कोई भी है, वो क्या कर रहा है? कोई ऐसी साजिश कर दिया भाई जिससे देश की सॉवरेंटी, संप्रभुता, इंटीग्रिटी, यूनिटी, इस पे खतरा आ जाए, तो ऐसी कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं? वहां भी नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं। अब बात तो ये हो गई। तो वॉर का क्या सीन है? वॉर का सीन इतना सा है, युद्ध तभी होगा जब युद्ध की घोषणा कोई देश करेगा। जैसे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये लड़ाई चल रही है, इन्होंने एक्सप्रेसली जो है डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं इंडिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर रहा हूं, या इंडिया कल को डिक्लेयर कर दे कि मैं वॉर डिक्लेयर कर रहा हूं, तो बस यही है युद्ध की घोषणा। अगर किसी ने हमारे अगेंस्ट वॉर एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया तो ये वॉर के आधार पे होगा।
अगर वॉर घोषित नहीं हुआ है उस देश से, मगर उस देश से हमले हो रहे हैं, हम परेशान हैं, वहाँ की आर्मी घुस जाती है, कभी कोई और घुस जाता है और हमसे लड़ता है, तो हम उसको युद्ध नहीं कहेंगे, बल्कि मगर कुछ तो कहेंगे। तो कह रहे क्या कहा जाए, उसको बाह्य आक्रमण कहेंगे। तो बाह्य आक्रमण के बेसिस पर भी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। ठीक है। तीसरा, आर्म्ड रेबेलियन, ये अंदर के ही लोग कुछ गड़बड़ करेंगे। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। जरा हम अब जरा इनको सीक्वेंस वाइज जरा समझने का और प्रयास करते हैं, इनको थोड़ा और बेहतर ढंग से, कि थोड़ा सा इतिहास जरा समझते हैं कि चीज़ें हो क्या रही थी। क्या हमने कभी नेशनल इमरजेंसी फेस की है, और फेस की है तो वो कौन कौन से ग्राउंड थे, कब कब की है। देखिए, सबसे पहला पोर्शन अगर आप नेशनल इमरजेंसी का समझें तो हमने जो देखा 1962 में देखा, और 1962 से लेकर 1968 तक हमने लगातार पहली इमरजेंसी को देखा है। ठीक है। अब 1962 में हुआ क्या, 1962 में हम लड़ रहे थे चाइना से, चाइना वॉर चल रहा था, चाइना से युद्ध चल रहा था। आम भाषा में हम लोग यही कहते हैं, चाइना से युद्ध चल रहा था, हमने चाइना से लड़ाई की। उसके बाद बीच में एक टाइम आएगा 1965 का, 1965 का, जहां पे हम पाकिस्तान से भी लड़ रहे हैं। 1962 में हम चाइना से लड़ रहे हैं, 1965 में आके हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। 1962 में जब हम चाइना से लड़े तो पहली बार यहीं पे घोषणा हुई किसकी, नेशनल इमरजेंसी की। और ये नेशनल इमरजेंसी की घोषणा चाइना के अगेंस्ट किस आधार पे हो रही है, ये आधार वॉर नहीं था। समझने वाली बात ये है कि जो आधार बना वो वॉर का नहीं था, वो था एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, ये था बाह्य आक्रमण, बाहर से आक्रमण था। क्यों, क्योंकि चाइना ने कहीं ना कहीं एक्सप्रेसली डिक्लेरेशन नहीं दिया वॉर का। तो जब तक कोई नेशन एक्सप्रेसली डिक्लेयर ना कर दे वॉर, तब तक उधर से आक्रमण भी हो रहे होंगे तो उनको हम एक्सटर्नल एग्रेशन मानेंगे, वॉर नहीं मानेंगे। तो 1962 में हुआ क्या, हम चाइना से लड़े, एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर हमने वहां पे इमरजेंसी लगाई, और ये इमरजेंसी फिर कंटिन्यू रही, कंटिन्यू बनी रही, हमने इसको ख़त्म नहीं किया। और फिर आ गया 1965 का टाइम, जहां पे हमको फिर पाकिस्तान से लड़ना पड़ा, और पाकिस्तान से लड़ना पड़ा तो फिर हमको इमरजेंसी कोई अलग से नहीं चल रही थी, वही इमरजेंसी कंटिन्यू है अभी। और उसी इमरजेंसी के जब इमरजेंसी सेम है और आधार भी तो सेम है, तो यही आधार चलता चला गया। सेम का मतलब यही होगा कि वो आधार हमने बीच में कहीं ब्रेक किया ही नहीं, उसी को हमने कंटिन्यू करते हुए आगे तक बढ़ाया, और 65 तक वो आया, 65 का युद्ध लड़े, 65 में भी वही ग्राउंड बना रहा एक्सटर्नल एग्रेशन का। और फिर 1968 में जाके हमने जो है फिर पॉज लगाया कि भाई बस ठीक है, अब टाइम बीत गया, अब इमरजेंसी की जरूरत नहीं है देश में। तो एक लंबा फेज हमने जो है 1962 से लेकर 1968 तक इमरजेंसी हम पहली बार देख रहे हैं यहाँ पे। अभी तुरंत दो साल तीन साल बीतेंगे, उसके बाद फिर हम इमरजेंसी का एक लंबा पोर्शन देखेंगे। तो इमरजेंसी इंडिया ने बहुत झेली है। आप कल 19, अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बता दूं तो आपने 1962 से लेके पूरा 1977 तक आपने इमरजेंसी झेली है। बीच के बस 1-2 साल अगर आप ब्रेक कर दें तो लगातार हमने जो है नेशनल इमरजेंसी इतने साल हमने करीब झेल ली, करीब 15 साल 16 साल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें यह पता चल गया कि भाई जब हम 1962 में हम जब लड़ रहे थे, 1962 में हम लड़े, फिर 1965 में लड़े, फिर 1971 में हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान से दोबारा हमारी लड़ाई हो रही है। जिस टाइम याद करिए हमने बांग्लादेश क्रिएट कर दिया, बांग्लादेश को हमने एक बना दिया एक देश। तो यहाँ पे भी तो हमको इमरजेंसी लगानी पड़ी क्योंकि 1968 में ब्रेक हो गई थी। अब हमको एक नई इमरजेंसी लगानी पड़ी 1971 में। उसका ग्राउंड क्या था, उसका भी ग्राउंड एक्सटर्नल एग्रेशन था। अभी भी हम वॉर नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक्सटर्नल एग्रेशन है, वॉर नहीं है। इस आधार पे हम जो है क्या लगा दिए, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर इंदिरा गांधी जी ने इसको लगाया हुआ है। ठीक है, ये चला आ रहा है। उसके बाद याद करिए 1975 का टाइम, 1975 ये वो टाइम है जिसको ब्लैक डे के नाम से भी आज कई लोग याद करते हैं। कई पॉलिटिकल पार्टी उसको ब्लैक टाइम पीरियड की तरह भी उसको दिखाती है। तो क्यों दिखाती है, क्योंकि ये टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जहाँ पे कुर्सी बचाने के लिए कहीं ना कहीं माना जाता है कि इमरजेंसी का इस्तेमाल हुआ पहली बार। अभी तक तो हम लड़ रहे थे बाहरियों से, मगर पहली बार इसका पॉलिटिकल फ़ायदा लिया गया।
तो पॉलिटिकल फ़ायदा क्या, 1975 में इंदिरा गांधी को जब लगा कि हमारी कुर्सी पे अब खतरा है भाई, हमारे इलेक्शन पे अब आँच आ चुकी है, अब लग रहा है कि इलेक्शन हम लड़ नहीं पाएंगे, तो कह रहा है सत्ता में बने रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कह रहे हैं अभी पॉलिटिकल पावर में तो अभी हम बने हुए हैं, तो करें क्या, कह रहे हैं कि तुरंत इमरजेंसी इम्पोज करो। कह रहे हैं इमरजेंसी एक तो चली आ रही है 1971 वाली, उसको हमने बीच में ब्रेक नहीं लगाया है, वो कंटिन्यू है। हमने उसी टाइम उसके कॉन्टिन्यूटी में रहते हुए हमने 1975 में फिर एक इमरजेंसी लगा दी। अब वो इमरजेंसी क्या है, कह रहे हैं वो है आंतरिक अशांति के आधार पे, आंतरिक अशांति के आधार पे, मतलब इंटरनल डिस्टरबेंस। इस आधार पे, इस आधार पे तो कोई इमरजेंसी भी मैंने बताई नहीं। क्यों, क्योंकि इंटरनल डिस्टरबेंस, चलिए इसको जरा फिर से और थोड़ा साफ साफ देखते हैं। देखिए 1971 से चली आ रही है इमरजेंसी, हमने इसको ब्रेक लगाया ही नहीं, ये अपनी लगातार चली आ रही है। 1975 का पीरियड आ गया जहाँ पे इंदिरा गांधी अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इमरजेंसी का यूज़ करती हैं, मगर 1971 में क्या था आधार, एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी बाह्य आक्रमण, बाहर से आक्रमण हो रहा था। यहाँ पे क्या था, यहाँ तो इस टाइम कोई बाहर से आक्रमण नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा कि आंतरिक अशांति है, आंतरिक अशांति है देश में। अब ये आंतरिक अशांति वर्ड कहाँ था, ये वहीं था जहाँ पे आज के टाइम तीसरा ग्राउंड है। तीसरा ग्राउंड क्या है, तीसरा ग्राउंड है आर्म्ड रेबेलियन, मतलब कि सशस्त्र विद्रोह। आर्म्ड रेबेलियन का मतलब हो गया सशस्त्र विद्रोह, मतलब अगर कोई शस्त्र का यूज करते हुए विद्रोह करेगा तभी अब माना जाएगा। मतलब क्या, पहले वर्ड था आंतरिक अशांति, जिसको रिप्लेस कर दिया गया आज के टाइम, इसको बना दिया गया आर्म्ड रेबेलियन। ये किससे रिप्लेस किया गया, 44वें संविधान संशोधन से इसको चेंज कर दिया गया कि भैया आंतरिक अशांति वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। 1975 में इंदिरा गांधी ने कह दिया देश में आंतरिक अशांति करे, किस प्रकार की अशांति करे, ये इतनी बड़ी अशांति है कि देश के ऊपर खतरा है। तो कहें इसको इसी आधार पे हमने लगा दिया। अब लगा दिया तो अब समझने की बात यह है, आंतरिक अशांति तो कोई भी मिसयूज कर सकता है इस वर्ड को। समझे कैसे कि आंतरिक अशांति कब है, तो नहीं समझ सकते थे। इसलिए थोड़ा सा क्लियर कट करने के लिए, जब इनकी गवर्नमेंट जाती है, जब 1977 तक ये इमरजेंसी लगी रहती है, 77 में जब पॉज होता है, इनकी सरकार हटती है, नई सरकार बनती है, तो नई सरकार 44वां संविधान संशोधन लाती है। वो पहली बार यही काम करती है कि भाई पहले इस वर्ड को बदलो जिसका मिसयूज करके इन्होंने इमरजेंसी लगाई। ये आंतरिक अशांति कभी कोई नहीं पहचान पाएगा क्या चीज़ है। कल को फिर आएंगे, कोई भी आएगा, कोई मिसयूज करेगा, तो कभी अब जीवन में मिसयूज हो ना, इसलिए पहले आर्म्ड रेबेलियन वर्ड डालो। आर्म्ड रेबेलियन मतलब कोई शस्त्रों का यूज करते हुए जब ऐसा करेगा, ठीक है, जब देश पे खतरा होगा। अदरवाइज हम किसी को आंतरिक अशांति के आधार पे नहीं हटाने वाले। तो ये चल रहा है व्यवस्था कुछ ऐसी। क्या क्या चला भाई, यहाँ पे कई चीज़ें उठी। आपने अगर सोचा तो अच्छी बात है, नहीं सोचा तो मैं आपके दिमाग में ला रहा हूँ अभी चीज़ें। क्या क्या, 3 प्रकार की हमने जो है क्या देखी, इमरजेंसीज देखी, ठीक है। और इमरजेंसीज में हम पहला प्रकार पढ़ रहे हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को लगाने के आधार भी 3 हैं। एक हो गया वॉर, एक हो गया एक्सटर्नल एग्रेशन, एक हो गया आर्म्ड रेबेलियन। ये 3 आधार हैं। देखो ये 2 जो है ये बाहर से इफेक्ट डाल रहे हैं, ये वो ग्राउंड है जो कहीं ना कहीं देश के बाहर पनपेंगे और फिर जो है देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी पे खतरा पैदा करेंगे। मगर ये जो आधार है तीसरा वाला आर्म्ड रेबेलियन, ये देश के अंदर जो है उत्पन्न होता है और ये फिर देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी पे खतरा डालता है। तो इसीलिए इन दोनों को हमने कहा एक्सटर्नल इमरजेंसी और ये कहलाती है इंटरनल इमरजेंसी, यानी आंतरिक आपातकाल और ये है बाह्य आपातकाल, ये दोनों। तो क्वेश्चन कभी कोई पूछ लेता है कि ये बताओ बाह्य आपातकाल निम्न में से कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वॉर के आधार पे और एक्सटर्नल एग्रेशन यानी बाह्य आक्रमण, ये आप समझते रहिएगा। युद्ध और एक्सटर्नल एग्रेशन, इनके आधार पे इनको जो है एक्सटर्नल इमरजेंसी कह रहे हैं, और जो बची हुई एक है आर्म्ड रेबेलियन, इसको हम कह रहे हैं इंटरनल इमरजेंसी। तो इतनी बात पहले ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, उसके बाद ये देख रहे हैं कि युद्ध के क्या क्या टाइम रहे। हमने आज तक कभी भी वॉर के ग्राउंड पे आज तक इमरजेंसी नहीं लगाई। हमने देखा कि आज तक हमने जो इमरजेंसी लगाई है वो हमने किन किन आधारों पे लगाई। हमने पहली जो लगाई वो एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पे, यानी बाह्य आक्रमण के आधार पे, और दूसरा जो एक लगाया था इंदिरा गांधी ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, वो लगाया था आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पे।
इस वर्ड को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है और इसकी जगह एक नया वर्ड आज के टाइम है आर्म्ड रेबेलियन, यानी सशस्त्र विद्रोह। इस आधार पर होगा जब अंदर से कोई शस्त्रों का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, कहानी आपको समझ में आ गई होगी इतनी लगभग। तो ये टाइम पीरियड में अब क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, देखिए सबसे पहली चीज़ कि 1962 से लेके हम 1968 तक लगातार इमरजेंसी देख रहे हैं और एक इमरजेंसी बढ़ती चली आ रही। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई टाइम पीरियड कितना हो सकता है इमरजेंसी का, ये दिमाग में बनाए रखिएगा, आगे इसका पूरा आंसर मिलेगा। इसके बाद फिर 1971 में दूसरी चीज, जब 1968 में खत्म हो रही है तो खत्म कैसे हो सकती है, दूसरा क्वेश्चन ये आना चाहिए। तीसरा, 1971 में चल रही है एक इमरजेंसी, उसके बाद 1975 में उसके रहते हुए दूसरी इमरजेंसी फिर हमने चालू कर दी, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसका भी जवाब मिलेगा अभी आगे। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जरा बढ़ते हैं, जरा देखते हैं टॉपिक में और क्या क्या चीजें। तो यहां तक तो हमने देख लिया ग्राउंड्स क्या क्या है। इसके बाद जरा आगे बढ़ते हैं, इमरजेंसी की घोषणा कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं भाई। याद रखिएगा जितने प्रकार की भी इमरजेंसी है उनको कौन घोषणा करेगा, उनकी कौन घोषणा करेगा? ये करेंगे राष्ट्रपति। कोई भी दूसरा व्यक्ति आंसर टिक करके मत आइएगा, ये प्रेसिडेंट का ही काम है कि कोई भी इमरजेंसी, चाहे तीनों में से कोई भी इमरजेंसी हो, ठीक है। और प्रेसिडेंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लिखित सहमति पर, ठीक। जब वो लिखित रूप से कहेंगे प्रेसिडेंट को तभी वो कार्य करेंगे। अब इमरजेंसी लगती कहाँ कहाँ है? तो बोला गया कि संपूर्ण भारत पे भी लग सकती है या भारत के किसी भाग पे भी लगा दो, जहां तुम्हें ठीक लग रहा है वहां लगा दो, सीधी सी बात। अब जो अगला पॉइंट है प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर समझना है और साथ में हम लोग यहीं पे टाइम पीरियड भी साथ में देखते हैं। जो जरा हम लोग जो इसके पूरे प्रोसीजर को समझते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला रूल किसका आ जाएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, यानी मंत्री परिषद का। जब मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिटन में, राइटिंग में एक परमिशन देंगे या कह लीजिए सहमति देंगे इस विषय पे कि इमरजेंसी लगानी चाहिए, जब वो कहेंगे तब प्रेसिडेंट यहीं से इम्पोज कर देंगे, मतलब घोषणा कर देंगे कि यहीं से आज इसी डेट से इमरजेंसी लग गई है। तो जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को कहा, प्रेसिडेंट तुरंत जो है घोषणा कर देंगे इमरजेंसी की, ठीक है, लग गई। अब यहाँ पे आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को करना क्या है? इमरजेंसी आप लगा दिए, अब आपके पास 1 मंथ का टाइम है। 1 मंथ के भीतर भीतर संसद में जाके उसके दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों से आप क्या करिए? सहमति ले लीजिए। अब ये सहमति लेनी है तो मतलब कोई ना कोई बहुमत लगेगा। तो कह रहे हैं किस बहुमत से सहमति लेनी है? तो कह रहे हैं स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से आपको जो है दोनों ही सदन में मैटर को पारित करवाना पड़ेगा। वो रेजोल्यूशन जब पारित हो जाएगा तभी आगे कंटिन्यू रहेगी, वरना 1 महीने तक तो आपका काम हो सकता है, उससे ऊपर काम नहीं हो पाएगा। अब जरा और वापस आते हैं, जरा इसको चीजों को समझते हैं। पहला कौन था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब कहेंगे तभी होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाली बात कहीं ना कहीं 1975 में लगाई गई इमरजेंसी में गायब थी। इंदिरा गांधी अकेले दम पर बिना किसी मिनिस्ट्री से बात किए, बिना किसी मिनिस्टर की सलाह के, वो अकेले पीएम होते हुए उन्होंने प्रेसिडेंट को बोल दिया कि भैया तुम लगा दो इमरजेंसी, हम बाकी बाद में देख लेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। तो प्रेसिडेंट ने इम्पोज कर दी। तो कहीं ना कहीं ये लूप होल दिख रहा था हमें। इसी लूप होल को दूर करने के लिए 44वां संविधान संशोधन इस पॉइंट को समझा रहा है, कह रहा है कि भाई देखिए, पीएम की अकेले की सहमति इमरजेंसी नहीं लगवा सकती, ये सहमति होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरे की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होनी चाहिए, मतलब पूरे मंत्री परिषद की जब सहमति होगी लिखित में तब प्रेसिडेंट इंपोज करेंगे। सिर्फ पीएम के कहने पे इंपोजिशन नहीं होगा इमरजेंसी का। तो ये बात कौन कह रहा है? 44वां संविधान संशोधन कह दिया, ठीक है। वापस आते हैं, यहां पे हमने देखा कि भाई ये प्रेसिडेंट ने इंपोज कर दी है, इसके बाद इनके पास 1 महीने का टाइम है। अब 1 महीने के भीतर भीतर इन्हें संसद से क्या करवाना है? संसद से परमिशन लेनी है कि भैया आप लोग परमिशन दीजिए। कौन देगा? लोकसभा और राज्यसभा। तो इनसे परमिशन ले लीजिए आप। अब परमिशन कैसे देंगे? ये भी ये स्पेशल मेजोरिटी का यूज करेंगे, ये भी स्पेशल मेजोरिटी का यूज करेंगे, ठीक है। आप जरा इसको समझते हैं और तो जैसे ये दोनों सदन परमिशन दे देंगे तो वहां से अब कंटिन्यू हो जाएगी आगे के लिए। तो आगे के लिए कितना टाइम पीरियड? तो इससे पहले जरा एक बात और समझ लें। देखिए
दो सदन है हमारे पास, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा ऐसा हाउस है जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, इसका कभी भी विघटन नहीं होता, इसका डिसोल्यूशन नहीं होगा। मगर लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है। आप कुछ नहीं करेंगे तो भी ये 5 साल बाद डिसॉल्व अपने से हो ही जाएगा, इसका डिसोल्यूशन होगा, ये विघटित होता है। तो इसका मतलब क्या, कंडीशन एक ऐसी बन सकती है कि मान लीजिए कि अब प्रेसिडेंट गए इसको संसद से इस पे जो है वोटिंग करवाने के लिए, 2/3 बहुमत स्पेशल मेजोरिटी इस पे लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे हो कह सकता है, पॉसिबिलिटी है कि भाई जैसे ही वो प्रस्ताव रखा गया हो, लोकसभा वर्किंग में बनी हो, मगर उसी टाइम क्या हो जाए, लोकसभा का विघटन हो जाए, लोकसभा समाप्त, लोकसभा खत्म। तो क्या किया जाए फिर, तो इसके बाद होगा क्या, आपको उसी दौरान क्या करना है, आप राज्यसभा से परमिशन ले लीजिए। लोकसभा तो गायब हो गई भाई, वापस जब आएगी तब इनसे लिया जाएगा, मगर अभी मौके पे क्या कर सकते हैं आप, राज्यसभा से पहले परमिशन लीजिए। या ये भी हो सकता है कि आप पहले ही राज्यसभा के पास चले जाइए, और राज्यसभा जब आप परमिशन ले रहे थे तो उस दौरान बीच में ही कहीं लोकसभा गायब हो गई, मतलब लोकसभा का विघटन हो गया, डिसॉल्व हो गई। ठीक है, ये दो कुछ भी कंडीशन बन सकती है। तो आप या तो पहले राज्यसभा चले जाइए तो बाद में जाइए, बस कंडीशन एक जो आपको ध्यान रखनी है, लोकसभा का डिसोल्यूशन, लोकसभा डिसॉल्व हो गई बिना 2/3 बहुमत से, उस उद्घोषणा को आगे बढ़ाते हुए, उस मोहर मारते हुए, हरी झंडी दिखाते हुए वो खत्म हो गई। तो करना क्या है, राज्यसभा से आप पहले परमिशन ले लीजिए, 2/3 बहुमत से पारित करवा लीजिए। स्पेशल मेजोरिटी है क्या, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब सीधा सा यही तो है कि टोटल संख्या का बहुमत चाहिए, मतलब हाफ चाहिए, हाफ प्लस वन, और 2/3 बहुमत उसके उपस्थित और वोटिंग मेंबर्स देंगे, जो वहाँ पे वोट करेंगे सदस्य, 2/3 हमें वोटिंग चाहिए। तो ये होती है स्पेशल मेजोरिटी। बाकी मैंने ये जितनी भी टाइप की मेजोरिटी होती है मैंने उस पर एक अलग लेक्चर बना रखा है। मेजोरिटी नहीं समझ में आ रही तो वहाँ से जाके आप पूरी तरह समझ सकते हैं कितने टाइप्स की मेजोरिटी है, और स्पेशल मेजोरिटी कितने टाइप की है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बार बार 2/3 बहुमत बोलता रहूँगा, तो आप 2/3 बहुमत समझते रहिएगा, 2/3 बहुमत से ही पास होगा। तो अब हुआ क्या यहाँ पे, तो जब लोकसभा विघटित हो गई तो एक सदन से तो काम चलना नहीं है, तो क्या इमरजेंसी रुक जाएगी, कह रहे नहीं, इमरजेंसी नहीं रुकेगी, इमरजेंसी नहीं रुकेगी। अब करना क्या है, इमरजेंसी का हमें इसको जो है वेट करना है हमें लोकसभा का भी। जब लोकसभा आएगी, लोकसभा वापस आएगी, तो लोकसभा की पहली सिटिंग से उसके 30 दिन के भीतर भीतर आप क्या करिए, इनसे परमिशन भी लीजिए दोबारा जाके। ठीक है, मगर इसके पहले एक कंडीशन और पूरी करनी है, राज्यसभा आपको स्पेशल मेजॉरिटी से बहुमत दे चुका हो, इस विषय पे हरी झंडी दे दिया हो, वहां से पारित हो चुका हो आपका ये उद्घोषणा, तभी हम माने कि हाँ लोकसभा ने दे रखा है। पता चला आप बैठ के इंतजार मत करिए लोकसभा का, एक काम तो पूरा करिए तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, लोकसभा जब आएगी उसके पहली सिटिंग से 30 दिन का आपको टाइम और दे दिया जाएगा, इतने के भीतर भीतर आप करवा लीजिए पास। और अगर लोकसभा ने यहाँ मना कर दिया तो इमरजेंसी नहीं पारित होगी, वहाँ लागू नहीं की जाएगी। ठीक है, अब इमरजेंसी मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए लग सकती है, पहले तो ये समझना है हमें ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट ने इम्पोज कर दी, जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने इनको बोला कि हाँ भाई तुम इम्पोज कर दो, इनके पास 1 महीने का टाइम पीरियड हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, ये जाते हैं संसद में, लोकसभा और राज्यसभा से परमिशन लेते हैं। उसमें अगर ये दोनों लोग साथ में अभी हैं, कोई भी डिसॉल्व नहीं हुआ है, ये तो डिसॉल्व होता ही नहीं, लोकसभा का डिसॉल्व नहीं है, तो परमिशन दे दें। तो जिस दिन इनकी परमिशन, जब दूसरा सदन जिस दिन परमिशन देगा, कंप्लीट होगी उसकी परमिशन, तभी वहां से 6 महीने की काउंटिंग होगी। अब मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व है, बाद में आता है 1-2 महीने बाद, 1-2 महीने बाद जब उसको 30 दिन का टाइम पीरियड देख के देते हैं, तो वहां से फिर जो है हम काउंटिंग चालू करेंगे। मतलब जब दूसरा सदन बैठ के अपनी फाइनल मोहर मारेगा, तो वहां से हम 60 दिन की, 6 महीने की गिनती करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये कि ये बताइए कितने टाइम पीरियड के लिए नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, तो 6 माह के लगती है, 6 मंथ्स के लिए आप इतना ही लगा सकते हैं एक बार में। तो क्या मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना हो सकता है, कह रहे हैं मैक्सिमम टाइम पीरियड कोई लिमिट नहीं है, आप एक बार में 6 लगा सकते हैं, और बार बार करके कितने बार भी 6-6 महीने ले जाइए, जितनी बार आप ले जा सकते हैं। तो इसको आप बढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं।
मगर एक बार में 6 महीना। तो मान लीजिए दोबारा हमें फिर बढ़ाना, एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड करना है। आपको फिर वही प्रोसेस जो है अपनाना पड़ेगा जो आप पहले से अपना रहे थे। दोनों ही सदन में जाके आपको दोनों से क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ेगा कि भाई हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा ये चीज़ कि ये जो 1 महीने का टाइम पीरियड था कि प्रेसिडेंट को 1 महीने का टाइम है कि यहाँ संसद से ले ले, पहले ये 2 महीने का हुआ करता था। तो ये 2 महीने का हुआ करता था कब, जब 44वां संविधान संशोधन नहीं आया था। जब तक 44वें संविधान संशोधन ने इसको बदल के 1 महीना कर दिया कि भाई बस तुम्हें 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में काम कर लो अपना। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज़ देखी थी, हमें याद करिए 1962 से लेके 1968 तक हमने कॉन्टिन्यू इमरजेंसी देखी थी। इसका मतलब हर 6 महीने पे ये परमिशन ले रहे होंगे, हर 6 महीने पे ये इसको आगे के बढ़ाने के लिए रिन्यू करवा रहे होंगे, बार बार संसद से परमिशन इनको लेनी पड़ रही होगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। जरा एक क्वेश्चन और फंसा था कि भाई अगर 1971 में चली रही थी और फिर 1975 में आके इंदिरा गांधी एक अलग ग्राउंड पे क्या करती हैं, इम्पोज करती हैं इमरजेंसी को, मगर ये पहली वाली चली रही थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बना कि जरा ये बताओ भाई कि क्या एक के रहते हुए दूसरी इमरजेंसी क्या दूसरे आधार पे लागू की जा सकती है। तो कहा गया कि हाँ, एक इमरजेंसी रहते हुए दूसरे को भी आप चालू कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं। और ये बात कही किसने, इंदिरा गांधी ने। इसी दौरान 1975 में 38वां संविधान संशोधन किया पहले, और 38वें संविधान संशोधन से उन्होंने ये बात लिखी कि एक साथ हम दूसरे आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं। और इसी बात का यूज करते हुए, क्योंकि ये संविधान संशोधन उस टाइम के लिए तो सही माना जाएगा, इसी आधार पर उन्होंने इस बात को आगे किया, क्योंकि उन्हें तो दूसरे के आधार पर, दूसरे आधार पर मतलब आंतरिक अशांति के आधार पर उनको लगानी थी ना। मगर एक तो चली रही थी कंटिन्यू, इसके लिए पहले इसको कैंसिल करते हैं, मगर इन्होंने कहा कि नहीं इसको रहने दो, इसी दूसरे को हम तुरंत आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो नियम चाहिए थे, कहते ये 38वां संविधान संशोधन हम कर दे रहे हैं संविधान में, इसी से एक बात ये निकल के आएगी। और इन्होंने 38वें संविधान संशोधन से एक और बड़ी बात बोल दी कि जो न्यायिक समीक्षा होगी, किसकी, इमरजेंसी की, अगर एक बार नेशनल इमरजेंसी लग गई तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। न्यायिक समीक्षा का मतलब कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाके ये चेक नहीं करेगा, बाद में चैलेंज नहीं करेगा कि अरे गवर्नमेंट ने तो गलत तरीके से नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी, अब कोर्ट उसको चेक ही नहीं कर सकती। ये 38वें संविधान संशोधन से बोल दिया। अब 38वें संविधान संशोधन जब तुमने न्यायिक समीक्षा को रोका, जो कि अपने आप में न्यायिक समीक्षा एक बेसिक स्ट्रक्चर है पूरे संविधान का, तो बेसिक स्ट्रक्चर होने के कारण तो 44वां संविधान संशोधन यूज किया गया। 44वें संविधान संशोधन से यह बोला गया कि नहीं, ये बात बिल्कुल अपने आप गलत है। ये जो जुडिशियल रिव्यू को जो रोका जा रहा है, इसको उठा के समाप्त किया 44वें संविधान संशोधन ने। फिर मिनर्वा मिल्स का केस आ जाता है लास्ट में 1980 में। उसी के बाद अब वो और बात इसकी आगे बढ़ा दे रहा है, कह रहा है कि भाई देखो, पहली चीज कि जब भी इमरजेंसी लगेगी सही आधार पर लगनी चाहिए। अगर किसी ने गलत आशय, गलत तथ्यों का आधार लेते हुए, गलत नियत से अगर कभी भी इमरजेंसी लगाई, तो ऐसी इमरजेंसी को हम कोर्ट में आके चैलेंज कर सकते हैं। इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है, न्यायिक समीक्षा उसकी हो सकती है। तो इसी बात को मिनर्वा मिल्स के केस में बोल दिया गया। तो क्वेश्चन अगर ये बन जाए, क्या नेशनल इमरजेंसी को चैलेंज किया सकता है कोर्ट में? हाँ, बिल्कुल चैलेंज किया सकता है। बस गलत तथ्य, गलत आशय, गलत तरीके से, मनमाने तरीके से ये सब बस दिख जाना चाहिए, उसके बाद आप कोर्ट में चैलेंज इसको कर सकते हैं। अब इतनी कहानी तो हो गई, कैसे कैसे प्रोसीजर था, कितना टाइम पीरियड था। जरा वापस चलते हैं और जरा अपने पॉइंट्स को जरा देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें और बच रही हैं। चलिए, टाइम पीरियड कवर हो गया। अब हम लोग को देखना है क्या, इमरजेंसी तो लगा दी भाई, अब समाप्त भी करनी है। तो इमरजेंसी को समाप्त करने के लिए 3 बातें और आ गई कि प्रेसिडेंट जिस प्रकार से घोषणा करते हैं, उसी प्रकार से इस बात की घोषणा कर दे कि आज के बाद इमरजेंसी समाप्त। तो समाप्ति की जब घोषणा कर देंगे तो पहला तरीका यह हो सकता है समाप्त करने का इमरजेंसी को। दूसरा, लोकसभा भाई प्रस्ताव को निरस्त कर दे। लोकसभा में यह बात उठ जाए कि अब इसको खत्म करना है, प्रस्ताव आ रहा है, उसको अपने यहां सिंपल मेजॉरिटी से उसने खारिज कर दिया। और ये बात जो पावर दी गई लोकसभा को, ये राज्यसभा के पास नहीं है, ये काम सिर्फ लोकसभा में होगा। लोकसभा सिंपली इसको इमरजेंसी को निरस्त कर सकता है, इस प्रस्ताव को। और ये बात भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, इसको पावर दी गई लोकसभा को। ठीक है, तो लोकसभा ये काम कर सकता है। तीसरा, लोकसभा के सदस्य भी ऐसा करने के लिए कह सकते हैं।
भाई हो सकता है भी लोकसभा पूरी तरह तैयार नहीं है, लोकसभा के सभी मेंबर नहीं, मगर कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर लोग भूल रहे हैं कि यार इमरजेंसी ऐसा कुछ चल रहा है, तो उसके 1/10 सदस्य लिखित रूप से सूचना दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिखित रूप से सूचना। सूचना किसे दोगे भाई? सूचना या तो अध्यक्ष को दे दो या तो प्रेसिडेंट को दे दो। तो प्रेसिडेंट और अध्यक्ष में कब कब दी जाएगी? अगर आप अपने स्पीकर को दे रहे हैं तो तब देंगे जब लोकसभा सत्र में है, अभी सत्र में बनी हुई है, और जब सत्र में नहीं होगी तो आप राष्ट्रपति को दे दीजिए, तब आप राष्ट्रपति को दे देंगे। तो होगा क्या इसमें? 14 दिन के भीतर लोकसभा की एक स्पेशल मीटिंग होगी, स्पेशल बैठक बैठेगी, वहां पे इसके ऊपर विशेष चर्चा की जाएगी। तो ये 3 तरीके से समाप्ति हो सकती है। प्रेसिडेंट, लोकसभा और लोकसभा के सदस्य इसकी सूचना देते लिखित रूप से 1/10 लोग कि सर इसको खत्म करिए, कोई जरूरत नहीं है। लोकसभा वैसे भी इसको निरस्त कर सकती है अपने से पूरी तरह, अगर लोकसभा इस विषय पे सहमत है पूरी लोकसभा, और वो भी कैसे? सिंपल मेजोरिटी से। तो ये तो होगा इसको निरस्त करने के तरीके। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट पॉइंट है कि अब इसमें क्या क्या चीजें बच रही भाई? इफेक्ट, इमरजेंसी तुमने लगाई, उसका प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, वो सब चीजें अब देखनी है हमें। तो एग्जीक्यूटिव के ऊपर यानी कार्यपालिका पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, विधायिका पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे फाइनेंशियल मैटर्स पे, मतलब कि सेंटर और स्टेट के बीच जो एक रिलेशन है उसमें जो फाइनेंशियल मैटर होते हैं, यानी जो कर, रेवेन्यू, ये सब का जो लेन देन होता है, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जरा इन सारे पॉइंट को एक साथ हम लोग देख के इस टॉपिक को पूरी तरह खत्म करते हैं। तो आइए जरा इसको कवर किया जाए। देखिए, हम सबसे पहला प्रभाव पड़ेंगे कार्यपालिका का। कार्यपालिका में क्या था? कार्यपालिका का मतलब ही होगा यार आपका एग्जीक्यूटिव, यानी आपकी मेन गवर्नमेंट जो काम करती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे पूरे। तो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे, स्टेट के जो पूरी कार्यपालिका होगी वो अधीन हो जाएगी पूरी तरह केंद्र की कार्यपालिका के, यानी सेंटर की गवर्नमेंट के अधीन। इसका दूसरा मतलब ये होगा कि पूरी तरह इस कार्यपालिका पे कंट्रोल किसका हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट अब पूरी तरह अंडर कंट्रोल्ड हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसका और क्या मतलब हो सकता है? इसका यह मतलब हो सकता है अब ये किसी भी प्रकार का डायरेक्शन, कौन? केंद्र सरकार किसी भी प्रकार का डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट बाउंड होंगे उसको मानने के लिए। तो क्वेश्चन यहां पे ये उठ रहा है, क्या स्टेट गवर्नमेंट खत्म नहीं हुई? भाई खत्म हो गई होती तो मैं बात ही क्यों करता स्टेट गवर्नमेंट बोल बोल के। तो इसका मतलब हमें यह पता चल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में बनी रहती है, उनको निलंबित नहीं किया जाता, वो बनी रहेगी, बस पूरी तरह अंडर कंट्रोल्ड हो जाएगी केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार जो बात बोलेगी इनको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गए कार्यपालिका प्रभाव केंद्र और राज्य के बीच। दूसरा, विधायिका। विधायिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? भाई विधायिका काम क्या होता है? लॉ बनाना। राज्य क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं अपने लिए। राज्य किन विषयों पे लॉ बनाते हैं? जो जो राज्य सूची में लिखा हुआ है, राज्य सूची में जो जो विषय दिए हुए हैं उन पर लॉ कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ राज्य। और कुछ समवर्ती सूची में भी विषय हैं, मगर हम मेनली इन्हीं की बात करें जो राज्य सूची पे हैं, क्योंकि इन पे जो है केंद्र बीच में हस्तक्षेप नहीं करता है, इनको टच नहीं करता। अब क्या कह रहा है? लग गई इमरजेंसी, राज्य सूची के विषयों पर अब सारा कंट्रोल किसका हो गया? केंद्र की विधायिका का, यानी संसद का। संसद अब अगर चाहे तो राज्य सूची के विषयों पर भी लॉ बना सकती है, और राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो संसद क्या करेगी? अब राज्य की सूची के विषयों पर भी लॉ बना सकती है। क्यों? क्योंकि भाई अब संघीय व्यवस्था हो गई है एकात्मक व्यवस्था में कन्वर्ट। अब सारी पावर आ गई है संसद के पास, वो जैसा मन करेगा वैसा लॉ बनाएगी। राज्य के विषयों पे बनाना हो चाहे केंद्र के विषयों पर बनाना हो, इस टाइम राज्य इनको बिल्कुल टोक नहीं सकते। इनके पास कोई अधिकार नहीं बचा, कोई पावर नहीं बची, इनका पूरा पावर का अस्तित्व खत्म। तो जब संसद लॉ बना सकता है तो इसका मतलब प्रेसिडेंट अध्यादेश भी जारी कर सकता है। क्यों? अध्यादेश क्या है? अध्यादेश का मतलब यही हो गया भाई ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या हो गया? ऑर्डिनेंस कब जारी करता है प्रेसिडेंट? जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों या कोई एक हाउस सेशन में ना हो, सत्र में ना हो। तो सत्र में जब नहीं होंगे कोई भी एक हाउस,
या दोनों हाउस, तो उस कंडीशन पे अगर लॉ की जरूरत है बनाने की, इमीडिएट नीड है, तो वहां पे प्रेसिडेंट क्या करता है, लॉ मेकिंग करता है। लॉ मेकिंग कैसे करेगा, अध्यादेश जारी कर देगा। अब अगर कह रहे हैं कि अगर कोई लॉ बनाने की जरूरत किसी राज्य सूची पर है, और भाई क्योंकि इमरजेंसी चल रही है, राज्य सूची के विषयों पर भी लॉ बनाया जा सकता है, और संसद के कोई भी सदन सत्र में नहीं है या कोई एक सदन सत्र में नहीं है, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट बैठ के मुंह थोड़ी देखेगा, वो कहेगा लाओ जिस प्रकार से मैं अपने यहाँ करता था अध्यादेश जारी अपने विषयों पर, उसी प्रकार अब मेरे पास पावर है कि राज्य सूची के विषयों पर भी मैं लागू कर सकता हूं, जारी कर सकता हूं। ठीक है, तो ये इतना चीज जाएगा। अब जो संसद लॉ बनाएगी, याद रखिएगा, संसद लॉ बनाएगी तो कब तक बचा रहेगा, क्या जब इमरजेंसी खत्म कर दे उसके बाद भी, कह रहे नहीं, इमरजेंसी यहां खत्म हो रही है तो इसके 6 महीने एक्स्ट्रा तक, मतलब आगे के 6 महीने, इमरजेंसी खत्म होने के 6 माह आगे तक ये स्टेट में बनी रहेगी। मैक्सिमम टाइम पीरियड बस इतना ही है इनका, इस लॉ का। जैसे संसद ने राज्य सूची के किसी विषय पर यूपी के, मान लीजिए यूपी के ऊपर इमरजेंसी लग गई, नेशनल इमरजेंसी यूपी पे लगा दी गई है। अब केंद्र क्या कर रहा है, मोदी जी कर रहे हैं कि यहाँ पे राज्य के लिए, यूपी के लिए एक लॉ बना रहे हैं। कह रहे हैं अब इमरजेंसी जब हटेगी तो उसके 6 महीने तक वो लॉ जो है यूपी में लागू रहेगा, उसके बाद भी, उसके बाद वहां की गवर्नमेंट जैसा चाहे उसको वैसा करे। अगर उनको पसंद आ रहा है तो रखे, नहीं पसंद आ रहा है तो हटा दें, कोई दिक्कत नहीं, मगर 6 माह तक बना रहेगा वो। तो इतनी चीजें हो गई। अगला जरा भाई वित्तीय मामलों को भी देख लें, जो हमारे सेंटर और स्टेट के बीच जो रिलेशन बने हुए हैं उनको भी जरा समझ लें। वित्तीय मैटर के ऊपर आर्टिकल 354 जिक्र कर रहा है, उसको भी जरा देख लीजिएगा। इसमें क्या कहना क्या चाह रहा है कि भाई पूरा कंट्रोल राष्ट्रपति बताएगा। अब जो पैसा सेंटर मतलब केंद्र स्टेट को दिया करता था, इन दोनों के बीच जो बंटवारा था, अब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति तय करेगा इनको देना है कि नहीं देना है। कुल मिला के संशोधन करने की पूरी जिम्मेदारी राष्ट्रपति के पास आ गई। ये कर या जो रेवेन्यू दिया जाता था इस पे रोक लगा सकता है, पूरी तरह शून्य कर दे, ये कह सकते कुछ हद तक बस लिमिट कर दे, मतलब कुछ कटौती कर दे। 50 रुपया मान लीजिए रेवेन्यू जाता था तो राष्ट्रपति कहेगा अब 1 रुपया नहीं जाएगा। 50 रुपया जाता था, वो कह सकता है कि ठीक है बाजकर बस 10 रुपया जाएगा, क्योंकि अभी इमरजेंसी का समय है, केंद्र में पैसे की ज़्यादा जरूरत है, राज्य में ज़्यादा पैसा जा रहा था, इसीलिए तो स्थिति गड़बड़ हुई थी, पैसा नहीं देना है, वहाँ पे सारा खेल पैसे से बिगड़ता है, तो पैसा अभी रोक देंगे इमरजेंसी तक। ठीक है, और ये सारी बात जब राष्ट्रपति तय करेंगे तो संसद के समक्ष बात रखेंगे, तभी संसद के सामने सब चर्चा होकर तभी तय होगा कि ऐसा करना है, पैसे में कटौती करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, मगर ये सारा खेल जो है राष्ट्रपति के हाथ का है। तो वित्तीय व्यवस्था में ये हो सकता है उनके पैसे रुपये काट दिया जा सकता है, रोका जा सकता है, उसमें कोई बदलाव किया जा सकता है, ये सब हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जरा टाइम पीरियड को देखते हैं। क्या टाइम पीरियड, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल में भी कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। मान लीजिए कि 5 साल लोकसभा का मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष बाद वो डिसॉल्व होनी ही होनी है। कह रहे हैं इमरजेंसी का टाइम पीरियड चल रहा है, इसको बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। कितना बढ़ा सकते हैं आप, एक बार में 1 वर्ष आप बढ़ा सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, इसका कार्यकाल आप 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल आपको समझना है तो एग्जाम्पल आप देखे होंगे 1971 से लेके लगातार इमरजेंसी 1977 तक चली है, तो क्या ऐसे चल गई, लोकसभा में कोई बदलाव नहीं हुआ? तो कह रहे हैं नहीं, लोकसभा को यहाँ पे हमने डिसॉल्व होने ही नहीं दिया, हमने लोकसभा का डिसोल्यूशन रोका, हमें ज़रूरत थी उस टाइम लोकसभा की, तो इन्होंने लोकसभा को बनाए रखा और 2 बार एक्सटेंड किया 1 साल करके। ठीक है, तो 2 बार 1 साल करके इन्होंने एक्सटेंड किया। तो इससे हमें ये पता चल रहा है तुम एक बार में 1 वर्ष कर सकते हैं और आगे जितना भी बढ़ाना चाहें वो बढ़ा सकते हैं 1-1 वर्ष करके, मगर एक बार में 1 वर्ष, फिर आगे जरूरत पड़ेगी तो फिर 1 वर्ष, फिर आगे जरूरत पड़ेगी फिर 1 वर्ष, फिर आगे जरूरत पड़ेगी फिर 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं, जितना मन करे उतना बढ़ाइए, मगर कार्यकाल एक बार में लोकसभा का या विधानसभा का बस 1 वर्ष ही बढ़ेगा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। आखिरी पॉइंट, मूल अधिकार में क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो मूल अधिकार पे जो प्रभाव पड़ेंगे ये बात आर्टिकल 358, 358 और 359 बता रहा है। यही 2 आर्टिकल बता रहे हैं। 358 क्या कहता है, 358 बोल रहा है कि जैसे ही आपने नेशनल इमरजेंसी लगाई, मगर कौन सी नेशनल इमरजेंसी, जो एक्सटर्नल इमरजेंसी थी, यानी वॉर के आधार पे और एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर आपने अगर लगाई, मतलब बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर जैसे ही आपने इमरजेंसी लगाई, उससे तुरंत आपका आर्टिकल 19 पूरी तरह जो है रुक जाएगा। आर्टिकल 19 का अब लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, यहाँ पे पूरा तरह पॉज लग जाएगा।
इस पे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। स्पेशली ये अपने आप संविधान बोल रहा है आर्टिकल 358, भैया आपका आर्टिकल 19 गया, अब आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। मतलब क्या, जितने भी आपको फ्रीडम मिल रही थी आर्टिकल 19 में, वो सभी गवर्नमेंट आपसे छीन सकती है उस दौरान, और आप इसको कोर्ट में जाके चैलेंज भी नहीं कर सकते। सीधी सी बात ये, मगर कंडीशन क्या होनी चाहिए, इनमें से किसी आधार पर जो है इमरजेंसी लगी हो, तब की बात है ये। ठीक है, ये तो बात हो गई 358 की। 358 क्या कह रहा है, 358 कह रहा है कि भाई आर्टिकल 19 आपका रुक जाएगा जैसे ही दो ग्राउंड पे वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर अगर इमरजेंसी लगी तो आर्टिकल 19 आपका गया। जो भी स्वतंत्रताएं आपको मिल रही थी 6 प्रकार की, वो सारी रुक जाएंगी। अब 359 कह रहा है, 359 कह रहा है कि भाई बस 19 ही रोकना है क्या आपको, आर्टिकल 19 का ही बस यूज रोकना है, और कोई आर्टिकल आपको नहीं यूज रोकना है, और कोई फंडामेंटल राइट आपको नहीं रोकना। तो कह रहे रोकना है भाई, तो रोकना है तो वो कौन बताएगा कौन कौन सा आपको रोकना है। तो कह रहा है 359 बोल रहा है आर्टिकल 19 के अलावा अन्य अगर मौलिक अधिकारों पर रोक लगानी है तो आप 359 के माध्यम से लगा सकते हैं। प्रेसिडेंट जिस टाइम ये घोषणा करेंगे उस घोषणा पत्र में वो मेंशन करेंगे कि मैं 359 का इस्तेमाल करते हुए भाई मैं ये 2 3 4 आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 28, आर्टिकल 30, 31, ये सबको मैं खत्म कर रहा हूं, ये सबको मैं रोक रहा हूं। तो ये सबको जब मैं रोक रहा हूं तो इनको ये चीज मेंशन करना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा ये कौन कौन से स्पेशली फंडामेंटल राइट पर रोक लगाना चाह रहा है। उनका फायदा फिर उस इमरजेंसी के दौरान लोगों को नहीं मिलेगा। अब 359 एक चीज और कह रहा है, 359 कह रहा है तुमको जो फंडामेंटल राइट रोकने हैं लगा लेना, उन पे प्रतिबंध रोक देना, मगर कभी भी आर्टिकल 20 और 21 को टच नहीं कर पाओगे तुम। तो आर्टिकल 359 ये भी कह रहा है कि तुम जितने मन करे उतने फंडामेंटल राइट रोक सकते हो, मगर आर्टिकल 20 और 21 किसी भी व्यक्ति के कभी भी पॉज नहीं लगेगा, उन पे कभी भी उन पे कोई रुकावट नहीं आएगी। तो इतनी बात हो गई क्या, मूल अधिकारों को लेके। कहानी बस इतनी ही है नेशनल इमरजेंसी की, और भी जो बातें होंगी तो पढ़ने समझ में आ जाएंगे, मगर मेरे ख्याल से नेशनल इमरजेंसी का पूरा मैंने जो देने की कोशिश की कंप्लीट, वैसे कोई भी ज्ञान कंप्लीट नहीं होता, कहानियां पढ़ने भी आएंगी, बहुत सारी फिलोसफिकल बातें निकल गई, बहुत सारी स्टोरीज इसके पीछे, मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी थी, प्रोविजन समझा रहा था इससे जुड़ा, मैंने लगभग पूरी बातें समझा दी, आपके हर एग्जाम में काम आ जाएगा। आज इतनी ही बात रखेंगे, बचे हुए 2 इमरजेंसी जो राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, आगे वाले लेक्चर्स में हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लेक्चर में इतनी बात रहेंगी।